देश की सियासत में बड़ा ट्विस्ट, किस करवट बैठेगी देश की राजनीति, बिहार में किसका पलड़ा कितना भारी, इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने के बाद से बीजेपी के खिलाफ विपक्षी मुहिम में अब नई जान आ गई है। माना जा रहा है कि विपक्ष की ये ताकत 2024 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि विपक्ष कितनी मजबूती से और कितनी तत्परता से एकजुट रह पाता है, ये उन परिस्थितियों पर ही निर्भर करेगा। लेकिन जो सियासी चेहरे 2024 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोक सकते हैं, उनमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। नीतीश कुमार, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, इनमें से 17 पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। बदली हुई राजनीतिक फिजा में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के पास अब 17 सांसद हैं। अगर इन तीनों दलों का वोट परसेंट जोड़ दें तो ये 44.87% हो जाता है, जो बीजेपी के वोट परसेंट से 23.58 से करीब करीब दुगना है। फिलहाल लोजपा 7.86% वोट शेयर भी बीजेपी के साथ है, लेकिन पार्टी चाचा भतीजे की लड़ाई में 2 हिस्सों में बंट चुकी है। 2019 का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था और जेडीयू भी उसके साथ थी, लेकिन 2024 में जब आम चुनाव लड़ा जाएगा तब नीतीश बीजेपी के साथ नहीं होंगे, बल्कि 2015 विधानसभा चुनाव की तरह 2 दिग्गजों नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ साथ कांग्रेस, हम और लेफ्ट भी उनके खिलाफ रह सकता है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के गठजोड़ को कुल 41.9% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 24.4% वोट मिले थे। हालांकि तब जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा एनडीए गठबंधन में शामिल थी, जिसकी वजह से 2.3 और 2.6% यानी कुल 4.9% वोट मिले थे। अब ये दोनों दल एनडीए से छिटक चुके हैं। इनके अलावा लेफ्ट को भी 3% वोट मिले थे। अगर इन सभी को जोड़ दिया जाता है तो महागठबंधन के खाते में करीब 45% वोट आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बिहार बीजेपी के लिए 2024 में बड़ी मुश्किल हो सकती है। ममता बनर्जी, पीएम मोदी के लिए चुनौती बनकर उभरे दूसरे बड़े मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। पिछले साल हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की बात करें तो उनकी पार्टी टीएमसी ने कुल 48.2% वोट शेयर हासिल किया था, जबकि उनके खिलाफ पूरी ताकत से मैदान में उतरी बीजेपी और टीम मोदी को 37.81% वोट हासिल हुए थे। 42 लोकसभा सदस्यों वाले बंगाल में 2019 के चुनावों में भी टीएमसी को कुल 43.3% वोट मिले थे, जबकि मोदी लहर में भी बीजेपी को 40.7% वोट मिले थे। कांग्रेस को 5.67 और लेफ्ट को 6.33% वोट मिले थे। अगर 2024 में पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी के मौजूदा लोकसभा सांसदों की संख्या 18 से नीचे खिसक सकती है। 2019 में बीजेपी को 16 सीटों का फायदा हुआ था। केसीआर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लंबे वक्त से पीएम मोदी की आलोचना करते रहे हैं। दोनों नेताओं में सियासी मत भिन्नता इतनी है कि हैदराबाद में पीएम मोदी की अगुवाई करने भी केसीआर नहीं पहुंचते हैं। पीएम मोदी की टीम भी उन्हें सियासी पटकनी देने में पीछे नहीं है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री और अमित शाह ने मिशन दक्षिण के तहत हैदराबाद पर जोर बढ़ा दिया है। केसीआर चाहते हैं कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों का तीसरा मोर्चा 2024 में पीएम मोदी के जादू की काट निकाले। इसके लिए उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों से संपर्क भी साधा, लेकिन फिलहाल वो इस मुहिम में कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में केसीआर बीजेपी के लिए फिर मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी केसीआर ने तेलंगाना में कुल 46.9% अपने दम पर वोट हासिल किए थे, जबकि बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 7.1% वोट मिले थे। मुख्य विपक्षी कांग्रेस को 28.4 और एआईएमआईएम को 2.7% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में केसीआर की पार्टी टीआरएस को 41.9%, कांग्रेस को 29.48% और बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को 19.45% वोट मिले थे। तेलंगाना से लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। एमके स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन तमिलनाडु में बीजेपी की राह में सबसे बड़ा कांटा है।
39 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में 2019 के लोकसभा चुनावों में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को कुल 38 सीटों पर जीत मिली थी और कुल 45.1% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मात्र एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। इस गठबंधन को 38.20% वोट मिले थे। इसमें बड़ी बात यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में डीएमके कांग्रेस गठबंधन को कोई सीट नहीं मिली थी। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बढ़ता राजनीतिक दायरा भी बीजेपी के लिए 2024 में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस साल हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में आप की जीत से गदगद केजरीवाल ने अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात पर नजरें गड़ा रखी हैं। इन दोनों राज्यों में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में टीम केजरीवाल ने बीजेपी को लगातार 3 विधानसभा चुनावों में पटकनी दी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी ने बाजी मारी थी। शरद पवार, उद्धव ठाकरे। मराठा छत्रप और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से 23 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और उसकी सहयोगी शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। बीजेपी को 27.84 और शिवसेना को 23.5% वोट मिले थे, जबकि दूसरी ओर यूपीए गठबंधन में कांग्रेस को 16% और एनसीपी को 15.66% वोट मिले थे। बदली हुई मौजूदा सियासी परिस्थितियों में अब शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। ऐसे में 2019 के मुकाबले 2024 में एनडीए का वोट शेयर बंटने का खतरा है। इसके अलावा झारखंड में भी सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम, उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पार्टी सपा भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकती है, क्योंकि दोनों ही राज्य बिहार से सटे हुए हैं और वहां की सियासी हवा भी नीतीश और लालू यादव के एक होने से बदल सकती है। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक 2 साल पहले सत्ता में बदलाव हुआ है। बिहार में नए राजनीतिक गठबंधन ने हर राजनीतिक दल को फिर से अपनी रणनीति पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा? क्या विपक्षी दल मिलकर बीजेपी के सामने कोई महत्वपूर्ण चुनौती पेश कर पाएंगे? क्या देश की राजनीति जो एक दलीय ध्रुवीकरण की ओर लगातार बढ़ रही है, उसमें कोई बड़ा बदलाव आएगा? चलिए इन सवालों के जवाब हम देते हैं। अगर बीजेपी के पिछले लगभग 20 साल की सियासत पर गौर करें तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी पार्टी से गठबंधन करती है उस पार्टी को कमजोर कर देती है। ये काम वो 2 तरह से करती है। पहला, उसका जनाधार को अपने जनाधार में बदलती है, पार्टी नेतृत्व को कई तरह से कमजोर कर देती है। यही नहीं, पार्टी को अपने हाथ की कठपुतली तक बना देती है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्यों में बीजेपी की इन कोशिशों को देखा जा सकता है। पिछले चुनाव में बिहार में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। बीजेपी गठबंधन की सरकार बेहद कम वोटों से जीती थी। आरोप तो यहां तक लगा कि ये जीत धांधली का नतीजा थी, वरना आरजेडी की सरकार बनती। चुनाव के बाद भले ही नीतीश कुमार सरकार के मुखिया बने, लेकिन उनकी ताकत कम हो गई थी। इस बीच महाराष्ट्र की सरकार गिराने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद थे। खबर तो ये भी थी कि ये कहानी बिहार में दोहराए जाने की कोशिश हो रही थी। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार की सियासी ताकत बहुत कम हो जाती। मुमकिन था कि उनका सियासी वजूद ही खत्म हो जाता। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार ने खुद की सियासत को जिंदा रखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के तमाम विपक्षी दलों के एक साथ आने की संभावना नजर आ रही है। देश के तमाम सियासी दल 2 खेमों में एकजुट होते हैं तो ये कई तरह के राजनीतिक बदलाव का कारण बनेगा। इस वक्त बीजेपी बेहद आक्रामक सियासत कर रही है। जो भी सरकार भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों के खिलाफ है, उसके साथ बीजेपी, उसकी सरकार और प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करता है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने वाले मुसलमानों के घर गिरा दिए जाते हैं। दिल्ली टकराव के बहाने दर्जनों मुसलमानों को जेल भेजा गया। सिद्दीक कंपन जैसे पत्रकार को लगभग 2 साल से जेल में सड़ाया जा रहा है और लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उनको जमानत देने से इनकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जैसे फैसले आ रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये फैसले सरकार की मर्जी से दिए गए हों। प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो चिंताएं व्यक्त की हैं, वो बहुत कुछ कहती हैं। बिहार की सियासत ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अब टीम मोदी और अमित शाह को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि 2024 में सत्ता वापसी का सपना देख रहे पीएम मोदी के सपने ही रह जाएंगे।
तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।